हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे भाइयों, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो आपका सेशन रहेगा। जो भी मेरा भाई आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे वही क्वेश्चंस हम उठाकर लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो भी मेरा भाई चैनल से नया जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बल समीकरण में एफ बराबर है। तो ये एफ है, ये किसके बराबर होता है? एफ का मतलब होता है दोस्तों फोर्स। क्या होता है? फोर्स को बोलते हैं बल। आपने सुना होगा, तो भैया देखिए क्या इसका आंसर होगा। एम ए होता है, एम जी एच होता है, एम वी होता है, या फिर यू प्लस ए टी होता है। आपने एक फॉर्मूला पता होगा या सुना होगा, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बल, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको बोला जाता है त्वरण। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा फोर्स को, तो यही बात पूछना चाह रहा है। तो एफ बराबर क्या बोल देते हैं? एम ए। क्या बोल देते हैं? एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा एम ए। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि फोर्स की यूनिट की मैं बात करूं, फोर्स की एसआई यूनिट की बात आपसे की जाए, फोर्स की एसआई यूनिट आपसे बात की जाए, तो दोस्तों वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है भाई, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझे ना मेरे भाइयों? हाँ जी, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 के अंदर शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है जी, क्योंकि रेलवे जो होती है, मोस्टली हम ये कह सकते हैं 70 से 75% वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछती है, बस कि डिजिट चेंज कर देगी, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाइयों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऐसी कौन सी राशि है जब आप स्थान चेंज करते हो, स्थान बदलते हो, तो वो परिवर्तित नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के अंदर 2018 से फर्स्ट में आया। वो द्रव्यमान होता है, वो घर्षण के कारण बल होता है, वो वजन मतलब कि भार होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनेगा? बिल्कुल शानदार मेरे भाइयों का जवाब आ रहा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए, तो बिल्कुल शानदार। आपको पता है जब आप स्थान चेंज करते हो तो मास जो होता है, मास कैन नॉट बी चेंज। मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इस मास की यदि आपसे एसआई यूनिट आपसे पूछने लगे, तो दोस्तों वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम होती है। ध्यान रखना है, किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? केजी। इसे नोट किया जाता है, केजी से किया जाता है। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, भार चेंज हो जाएगा आपका, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान भी क्या होता है? घटता है, बढ़ता है। जब पोल्स पर जाते हैं जी का मान सबसे अधिक होता है, और इक्वेटर जो लाइन होती है, विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो कम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर में, भीतर की ओर जो होता है, वो जी का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परंतु मास जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। आपको पता है यदि पृथ्वी पर वो ऑब्जेक्ट है वो 10 किलो का है, तो मेरे दोस्तों वो चंद्रमा पर जाने पर, मंगल पर जाने पर, बृहस्पति पर जाने पर कितना मास रहेगा? 10 किलो ही रहेगा। जैसे मान चलिए आपका जो मास है, ऐसे समझ लो ये हार्ड मास का शरीर है, आप जितने मोटे हो इतने ही रहने वाले हो, परंतु आपका जो भार है वो तो चेंज हो जाएगा, परंतु आपका शरीर पिचकेगा नहीं। तो मास है भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? किसका मात्रक होता है कैंडेला? आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी सेकंड में 2019 में इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आवेग होता है एसआई मात्रक कैंडेला, आवेग का होता है, वेग का होता है, बल का होता है, या फिर ज्योति तीव्रता का होता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं दोस्तों, आवेग को इम्पल्स बोला जाता है, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और बल को क्या बोला जाता है? फोर्स कहा जाता है।
और दोस्तों ज्योति तीव्रता को बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है। बच्चा देखना है इसका सही जवाब जो है कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का सही मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट जो होती है। फोर्स का क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। और बचता है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स इंटू टाइम का हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं भैया न्यूटन पर सेकंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पर सेकंड न्यूटन सेकंड कह सकते हैं हम। तो दोस्तों चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जवाब देना है भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है और ये एक फंडामेंटल यूनिट है। कैसी है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को बोलते हैं सर जी, क्या बोलते हैं? मूल राशि। क्या बोलते हैं? ये मूल राशि है जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। मूल राशि की संख्या जो होती है 7 होती है सर। कितनी होती है? 7। उनमें से ज्योति तीव्रता भी एक क्या है? एक यूनिट है। जैसे कि क्या होता है? जैसे कि समय होता है, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, तापमान होता है, विद्युत धारा होती है, ज्योति तीव्रता होती है, पदार्थ का परिमाण होता है। 7 यूनिट होती है भैया, कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक का केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो ये ग्रुप डी 2018 के अंदर से सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्य मतलब वर्क होता है या फिर आपका आवेग इम्पल्स होता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी आपको बता रहे हैं। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। या फिर आपका फोर्स होता है। बताइए भाइयों। खालिस्तान परिमाण। परिमाण मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसको मापा तोला जा सके। मापा या तोला जा सके, मापा तोला जा सके, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, प्रत्येक राशि को क्या मापा तोला जा सकता है या कोई चीज उससे मापी तोली जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपने सुना होगा एक तो यूनिट होती है सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशि। क्या होता है? सदिश राशि। क्या जी? सदिश राशि जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक होता है आपका अदिश राशि। अदिश राशि जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण भी होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस में क्या होगा? दिशा भी होगी। ठीक है जी, मतलब हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस में डायरेक्शन रहेगी, फिक्स डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? फिक्स डायरेक्शन। कैसी? फिक्स डायरेक्शन निश्चित। परंतु ध्यान रखना इसके अंदर जो होगा अदिश राशि में, अदिश राशि में मैग्नीट्यूड होता है परंतु नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। नॉट अ फिक्स डायरेक्शन मतलब निश्चित दिशा नहीं होती है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन, निश्चित दिशा नहीं, निश्चित दिशा नहीं होती। भाई कहने का मतलब आप समझ रहे हो। फिर सदिश राशि की मैं बात करूं तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है, बहुत सारी होती है। बल होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, त्वरण होता है, संवेग होता है, आवेग होता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र होता है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, भार और गुरुत्वाकर्षण जो होता है। ये सभी कैसे होते हैं? मतलब गुरुत्व जो होता है ये भी क्या होते हैं? सदिश राशियां होती हैं। बाकी की बची जो होती है अदिश राशियां। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है परंतु दिशा नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो क्या है? वर्क है। बाकी की आवेग, विस्थापन और बल, ये कैसी राशियां हैं? ये तीनों राशि जो हैं सदिश राशि हैं। कैसी राशि हैं? सदिश। और बाकी जो कार्य है, वर्क जो है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है दोस्तों। ये पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे। एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, हाइग्रोमीटर में से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा दोस्तों? इससे ऊष्मा मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है, बल मापा जाता है या फिर विकिरण। विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। इसको बेटा फोर्स बोलते हैं और इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है जी, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? आपका हीट बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर से ये यंत्र है, मेजरमेंट यूनिट है। इसे क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। एक हाइड्रो होता है
उससे मेरे बच्चों क्या मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। परंतु ये जो होगा आपका ह्यूमिडिटी को मापने वाला होता है हाईग्रोमीटर। बिल्कुल भैया। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरुदक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा और हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहें और आगे तक करते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम ऐसे लगातार आपके लिए साइंस के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारे का सारा लाते रहेंगे। इसके साथ साथ जिस भी मेरे भाई को आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, ठीक है, या फिर आपका ग्रुप डी का या फिर एसआई कांस्टेबल का यदि बैच भी चाहिए तो आपको बैच मिल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी कोर्स लेने के लिए आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत शानदार आपकी थ्योरी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और यदि कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। या नोट्स आपको चाहिए इनके किसी से संबंधित तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। जो नोट्स का प्राइस रखा हुआ है मात्र 80 रुपीज़ है। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे भैया, जीके के, जीएस के, मैथ्स का और रीजनिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जवाब देना है मेरे भाइयों। देखिए क्या कहता है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कौन सी ऋणात्मक नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 सेकंड शिफ्ट में। तो नेगेटिव कब नहीं होगी ये बात बतानी है भैया। तो कौन सी ऐसी राशि, दूरी जो होती है ये नेगेटिव नहीं होगी, बल होगा ये नेगेटिव नहीं होगा, त्वरण होगा ये नेगेटिव नहीं होगा, या वेग ये नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, कभी भी डिस्टेंस जो होती है ये क्या है भैया, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। मैं कहूँ कि भैया मोहन अपने घर से 50 किलोमीटर दूरी से आया है, तो भैया 50 किलोमीटर दूरी से आया तो भैया आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो रहा होगा, नेगेटिव कैसे। हम ये कह सकते हैं मोहन अपने घर से -10 किलोमीटर दूरी पर आया है, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है, दूरी जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, ये हमेशा पॉजिटिव वे में चलती है। बिल्कुल शानदार है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछने लगे कि सर जी जो दूरी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, दोस्तों इसको हम कह सकते हैं मीटर होता है इसका यूनिट। बल का न्यूटन होता है सर, ठीक है दोस्तों। और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग का क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये यूनिट्स होते हैं बच्चा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन यूनिट से बहुत पक्का आता है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, अदिश राशि से, एक क्वांटिटी से, एक डायमेंशन फॉर्मूले से और न्यूमेरिकल बहुत शानदार पूछे जाते हैं भैया। ध्यान रखना पेपर के अंदर शानदार तरीके से। और सारे के सारे भैया मैंने तो बनाए नहीं है, सारे के सारे पेपर पिछले पेपर में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है भैया, सबसे अधिक काम कौन कर सकता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 शिफ्ट थर्ड के अंदर। एक घूमता हुआ पंखा, तो ये पहिया है ये, एक घूमता हुआ पहिया जो होगा ये सबसे अधिक काम कर सकता है। बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक काम करेगी, या फिर गतिशील पत्थर काम करेगा, या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। सबसे अधिक वर्क करने का काम जो करता है वो कौन करता है, या फिर जो सबसे अधिक वर्क करेगा वो तो सीधी सी बात है वो हमेशा क्या करेगा, उसमें ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो बिल्कुल सही जवाब है सर, बंदूक से चलती हुई गोली जो है सबसे अधिक कार्य करेगी, क्योंकि बंदूक से चलती हुई जो गोली होती है एक न्यूटन का लॉ होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा, न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्शन टू रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एक्शन टू रिएक्शन पर काम करता है। एक्शन टू रिएक्शन का मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो करता है वो एक्शन टू रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, बंदूक से चलती हुई गोली। जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे तरफ जाती है, झटका किस तरफ लगता है, हाथ को पीछे की ओर लगता है। तो बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे भाइयों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है समझिए। कहता है कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। तो मेरे दोस्तों समझिए, कोई भी व्यक्ति उसने 12 केजी का वेट लिया हुआ है, और यहाँ पर वो व्यक्ति चुन्नू मुन्नू या फिर जो भी खड़ा हुआ है, तो बच्चा उसने क्या किया, इसको उठाया, और मेरे बच्चा 12 केजी सामान को उठाया और जमीन से 1.5 किलोमीटर, मतलब यहाँ था, इस ये जमीन पर सामान रखा हुआ था, इसने उठा करके इसको यहाँ पर रख दिया, इसको 12 किलोग्राम वस्तु को। तो दोस्तों कितनी डिस्टेंस पर रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ले जाया गया इसको, इसने रखा सर जी कितना, 1.5 मीटर। और सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें, जिसमें जी की वैल्यू, देखो मेरे बच्चा यहाँ पर आपको पता है
जो आपका हाइट ले रखा h है वो कितना है 1.5 मीटर है। जी जो है ग्रेविटेशनल दिया हुआ जी बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है जी, निकालना क्या है इसमें, कार्य निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, आपने एक सुना होगा कौन सा, एक एनर्जी सुनी होगी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं स्थिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों क्या, mgh। क्या होता है mgh, mdh से याद रख लेना, डी की जगह जी लगा देना है। m का मतलब यहाँ पर मास है, ठीक है दोस्तों। g का मतलब क्या है, ग्रेविटी है। और दोस्तों h का मतलब क्या होता है यहाँ पर, हाइट है। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। मास कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखो m बराबर जो है, m दे रखा है आपके सामने, m बराबर कितना है 12 kg है। सारा का सौ चीज मिल गई भैया, MV HV GB। तो पुट कर दीजिए, कितना हो गया 12 गुना 1.5, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 गुना 10 गुना 1.5। अब 1.5 अपॉन में इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाएंगे भैया, पॉइंट को हटाने के जीरो लगा दिए, ऐसे ये कट गया। 15 दूनी 30 और 15 कम 15, 15 3 18, 180 जूल आ गया दोस्तों। तो क्या हो गया मेरे बच्चों, राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल शानदार। चलिए मेरे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं भाई। और सबसे जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछता है वो रेलवे ही पूछता है। ध्यान रखना, आरआरबी के अंदर ही, एग्जाम के अंदर ये न्यूमेरिकल बेस सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पूछे जाते हैं। इसी वजह से भैया आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ये स्थिर ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें एक बार यूज करने के बाद उसको बार में यूज किया जाता है। हम ये कह सकते हैं एनर्जी को स्टोर करने के बाद में यूज किया जा रहा है। इसका फंडा जो डिपेंड करता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही स्थिर ऊर्जा ज़्यादा होगी। जैसे मान के चलिए छत पर पंखा लटका हुआ है, और दोस्तों यदि ये ऊपर से नीचे गिरने लगे तो इसके अंदर स्थिर ऊर्जा होगी, क्योंकि इसमें हाइट ज़्यादा हो गई। यदि इसी पंखे को मैं 1 फुट दूरी पर उठाऊं और नीचे छोड़ूं तब चोट कम लगेगी, और मैं इस पंखे को ऊपर ले जाता हूं वहां से छोड़ता हूं तो चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हाइट क्या हो गई, बढ़ जाती है। और हाइट बढ़ने से ही आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? बच्चा बताना है, वो पायरोस्कोप होता है, एपिडियोस्कोप होता है, पेरिस्कोप होता है, या फिर ओडोमीटर होता है? तो बच्चा ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप का यूज किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों, जवाब देना है। भार की एसआई इकाई क्या है भैया? भार जो होता है, भार की एसआई यूनिट बतानी है भैया। भार, भार को बोलते हैं दोस्तों क्या, वेट बोला जाता है, वेट। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, वेट। और वेट का भैया फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला होगा। हाँ जी, क्या होगा, वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों mg होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है भैया, इसमें क्या क्या होता है। तो भार का एसआई यूनिट की मैं बात करूँ, किलोग्राम है, ग्राम है, न्यूटन है, या फिर डाइन। तो बच्चा राइट आंसर क्या होगा, न्यूटन जो होता है भार की यूनिट होती है। न्यूटन एक तो भार का होता है और दूसरा किसका होता है, बल का होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। परंतु पहले, उससे पहले द्रव्यमान का पहले क्या चलता था, ग्राम चलता था, जब सीजीएस पद्धति चलती थी। और डाइन में क्या चलती थी, उसमें आपका किसकी थी भैया, आपका न्यूटन। जो आपका फोर्स की यूनिट है वो सीजीएस पद्धति में क्या हुआ करती थी, डाइन हुआ करती थी, फोर्स की यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 देखिए। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। मतलब कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसको 2 मीटर विस्थापित कर रहे हैं, और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कौन कितने का डिग्री का बनेगा? तो 60 डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री का कौन बनेगा, 30 डिग्री का कौन बनेगा, या फिर 0 डिग्री का कौन बनेगा भैया? तो दोस्तों देखिए, क्या कर रहे हैं, 20 न्यूटन के बल से, ठीक है, यहाँ से 20 न्यूटन का क्या है, किसी पर फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। और इसको, वस्तु को यहाँ से यहाँ कहाँ पर सरकाया गया, ऐसे सरकाया गया है। यहाँ से लगा करके इसको यहाँ से यहाँ 2 मीटर, कितना डिस्टेंस लिया, 2 मीटर डिस्टेंस सरकाया गया, है ना। ठीक है जी। और 20 जूल कार्य करता है। उस पर जो वर्क किया गया वो कितना है, 20 जूल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, विस्थापन के बीच का कौन है बेटा, देखिए यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर
सरका दिया गया तो कितने डिग्री का एंगल? भी एंगल तो कोई बना ही नहीं है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। इसका सही जवाब जो बनेगा डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी बात पर गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। ठीक है जी, नमस्ते भाई। कहता है यदि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, मतलब कितने डिग्री का एंगल आप लेंगे? यदि आप खड़े हुए हैं ऐसे, तो आप कितने डिग्री का एंगल लें जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, आप पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो अधिक लंबी दूरी तक जाए? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो हम कहते हैं कि लगभग लगभग किस एंगल से, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा है भैया? ये 45 डिग्री का एंगल होगा। यदि आप किसी भी चीज़ को 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट, जैसे पत्थर आप फेंका जा रहा है, तो बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। आपने कभी देखा होगा किसी पोखर को, किसी तालाब को, या किसी को आप पार करते थे तो पत्थर लेकर के ऐसे मारते थे। यदि आप ऐसे फेंकोगे तब भी दूरी तक नहीं जाएगा, आप ऐसे फेंकोगे नीचे तब भी नहीं जाएगा। आपको ये डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या, सॉरी 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है, और आप ऐसे फेंकेंगे तो वो बहुत अधिक लंबी दूर तक जाएगा। उसका सही जवाब जो बनेगा भैया, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे भैया। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? भैया क्वेश्चन देख लो, ग्रुप डी में 2018 से फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ये बात सही है। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ये बात सही है। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, ये बात सही है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ये बात सही है। बताइए भैया। मैंने आपको पहले बताया था E = mc² के बारे में बताया था, किसने? आइंस्टाइन ने बताया था। एनर्जी बराबर मास और लाइट की स्पीड होती है, ये आइंस्टीन इस बात को कहते हैं। तो दोस्तों आपने पता होगा, एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी मेक, बट इट्स ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ध्यान रखना भैया। जैसे कि मान के चलिए, आपके ऊपर फैन चला हुआ है। बच्चा देखिए, फैन किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे बन रही है? आपकी भैया वाटर एनर्जी से बन रही है। वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भैया आपका फैन चल रहा है, तो भैया मैकेनिकल एनर्जी है ना? मैकेनिकल एनर्जी बन गई, और मैकेनिकल एनर्जी, पंखा फैन चल रहा है तो पंखड़ियों से क्या दे रहा है? हवा दे रहा है, तो विंड एनर्जी। तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो गया? विंड एनर्जी। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर जो बनेगा भैया, डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यदि आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, कौन सा होता है, तो भैया वो होता है सन। सूर्य ऊर्जा का सर्वोत्तम सबसे बड़ा स्रोत है, इसी से सबसे पहले एनर्जी आपको मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परमाणु त्रिज्या खालिस्तान में मापी जाती है, तो परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है दोस्तों? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या फिर नैनोमीटर में? बताइए मेरे भाइयों, जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर होता है। इसको, मीटर को क्या बोल देते हैं? नैनोमीटर भी कहते हैं इसको। क्या कह देते हैं? 10⁻⁹ मीटर होगा तो क्या होगा? एक नैनोमीटर होगा। तो चलिए, परमाणु त्रिज्या क्या है मेरे बच्चों? देखिए, जैसे मान के चलिए कोई भी आपका परमाणु है, कोई भी एटम है, इस एटम के बीच की मैं बात करता हूँ दोस्तों। एटम की सेंटर से लेकर यहाँ तक जो होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, या फिर त्रिज्या कह दीजिए। ठीक है, त्रिज्या कह दीजिए, एक ही बात है दोस्तों। यदि हम बेसिकली हम बात करें, लगभग जो होती है, एक रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये तो रेडियस किसकी होती है दोस्तों? 10⁻⁻10 एक्चुअल ये होती है वैसे, या -10⁻⁹ कह दीजिए, परंतु बस 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये तो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या है ये तो 10⁻⁻10 मीटर। परंतु आपसे पूछने लगे, इस परमाणु के न्यूक्लियस के बीच की रेडियस जो होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? तो दोस्तों वो होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। कहने का मतलब ये होगा, 10 के नीचे कितनी जीरो हैं? 15 जीरो हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये किसकी होगी है? ये है परमाणु के केंद्रक की, परमाणु के
परमाणु के केंद्रक की या परमाणु के न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, ठीक है, परमाणु के केंद्रक की त्रिज्या वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। और परमाणु की जो होती है, किसी भी एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी, 10⁻10 मीटर होती है, जिसको हम नैनोमीटर में कह सकते हैं या मीटर कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं 1 HP, एचपी का मतलब हिंदी में आपको ये लिख सकता है एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर कितने को होती है दोस्तों? ये आपने रट रखा होगा दोस्तों, ये होती है 746 वॉट। वॉट क्यों लिखते हैं मेरे बच्चा? क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट आपसे कह लगे, तो पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी वाट होती है सर। बिल्कुल 746 वॉट। इसका सही जवाब जो है सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। बिल्कुल शानदार जवाब मेरे बच्चों। क्वेश्चंस कम कराएंगे परंतु सटीकता के साथ अच्छे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे एक एक चीज। ठीक है मेरे बच्चा। वर्क अपॉन में टाइम, हाँ पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम होता है दोस्तों। चलिए पावर क्या होगा? वर्क अपॉन में क्या होगा? पावर वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, समय में कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? पावर शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आरआरबी एनटीपीसी के अंदर 2020 में शिफ्ट थर्ड के अंदर स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह अदिश राशि का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु नो डायरेक्शन, नॉट नॉट आ फिक्स डायरेक्शन, नॉट आ फिक्स डायरेक्शन, कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, निश्चित दिशा नहीं होगी, वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, अदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, या फिर भार, ठीक है, या फिर गुरुत्व, इनको छोड़ करके जितनी भी राशियां होती है वो अदिश राशियां होती हैं। परंतु जो मैंने अभी बोली हैं ये आपकी सदिश राशियां होती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, संवेग कैसी राशि है? सदिश है सर ये तो। ठीक है, बल भी कैसी है? सदिश राशि है सर, वेक्टर है। सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। द्रव्यमान, वेग, वेग कैसी है? सदिश राशि है दोस्तों। ध्यान रखना है, बचता है द्रव्यमान, ये कैसी है? अदिश राशि है। अदिश राशि होती है तो बच्चा ध्यान रखना, द्रव्यमान जो होता है अदिश राशि है। तो इसका जवाब जो बनेगा सी इज द राइट आंसर। संवेग, बल, वेग ये कैसी राशियां? सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और फिक्स डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से झड़कर अलग हो जाती हैं, यह होता है खालिस्तान के कारण। किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन देख लो भैया, किसमें पूछा हुआ है? मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण, या फिर आवेग के कारण। तो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा, आपका एक नियम होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने देखा होगा या सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं, नाम है जड़त्व का नियम। क्या बोले? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है बेटा? कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक बाहरी फोर्स लगा करके उसको चली हुई वस्तु को रोका ना जाए और रुकी वस्तु को चलाया ना जाए। ये जड़त्व का पहला नियम, हम ये कह सकते हैं गति का नियम है। किसका नियम बेटा? जड़त्व का नियम, ये गति के नियम है। गति पर, गति के नियम थे ना, गति पर कितने नियम पर कितने वो दिए थे भाई, लॉज दिए थे न्यूटन ने? 3 लॉज दिए थे न्यूटन ने। 3 लॉज आपको मैं बता चुका हूँ। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरे नियम से क्या है आपको क्या मिलता है? आपको फॉर्मूला मिलता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरे से क्या मिलता है? एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। तो बच्चा ध्यान रखना, इसका सही जवाब जो बनेगा जड़त्व होगा, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया दोस्तों। क्योंकि जब आपका पेड़ और पेड़ पर लगा हुआ पत्ता और उस पर लगे हुए फल रेस्ट में थे, पर आपने क्या किया? अचानक से जा करके उस टहनी को पकड़ा, तेजी से ऐसे हिला दिया, तो मेरे बच्चा जो आपकी टहनी वो तो आ गई मोशन में, और जो पत्ता था वो रेस्ट में था। तो इसी वजह से उसके अंदर गैप बना और फटाक से टूट कर क्या हो गया? अलग हो गया भाई। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके आप ना एक किसी टेबल पे बैठे हुए हो, है ना, प्लेन सी टेबल है और आराम से बैठे हो, कोई बंदा आकर के पीछे आपसे मजाक करता है और आप तेजी से उस टेबल पर लात मारेगा, है ना, प्रहार करने पर टेबल आपके नीचे से निकल जाएगी और आप फटाक से वहीं गिर जाते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दोस्तों टेबल भी और आप जिस पर बैठे हुए थे वो रेस्ट की अवस्था में थे।
जैसे ही इस पर प्रहार किया, उस टेबल पर प्रहार किया, तो टेबल आपके नीचे से निकल गई, क्योंकि वो मोशन में आ गई, गति में आ गई, और आप रह गए रेस्ट में, वहीं गिर जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मजा आ रहा ना इसी बात पर? गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चलिए दोस्तों, अपने भाइयों मित्रों के पास शेयर कीजिए। कहता है दोस्तों, एक 14 किलोग्राम का द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से वाले पिंड का संवेग कितना होगा? संवेग को बोलते हैं बेटा, समझिए संवेग क्या है। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो दोस्तों मोमेंटम की बात कर रहा है। तो बच्चा देखिए, P=mv होता है, बिल्कुल सही बात है। तो संवेग का फॉर्मूला जो होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वो क्या है? m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग होता है। इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा। इसको मोमेंटम बोलते हैं, इसको बेटा मास बोलते हैं, और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों सब चीज़ दे तो रखा है। मास दे रखा है कितना? 14 किलोग्राम। तो m बराबर 14 किलोग्राम, 14 kg गुना वेलोसिटी, वेग कितना? 28 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों 28 हो गया। तो m बराबर 14 गुना 28। और मेरे बच्चा आप देख लीजिए कितना आंसर आपके सामने आने वाला है। ठीक है जी। मेरे हिसाब से लगभग लगभग कितना आएगा इसका? 392 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान है तो ये किलोग्राम होगा, वेग है तो मीटर पर सेकंड होगा। इसका सही जवाब जो है सी इज द राइट आंसर। लगभग कितना होगा? 392 किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, बिल्कुल शानदार जवाब मेरे भाइयों। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, चलते रहिए। किसी रॉकेट का उड़ान भरना खालिस्तान के द्वारा समझा जा सकता है। तो रॉकेट का उड़ान किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, गति के पहले नियम पर, या फिर आपके गति के दूसरे नियम पर। तो बच्चा संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसका सही जवाब है। रॉकेट की उड़ान, बी इज द राइट आंसर होगा। और रॉकेट की उड़ान जो होता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करेगा। थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ही होता है एक्शन टू रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन टू रिएक्शन इसी के अंदर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है भाई। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया इसमें होती है। जब वो तेजी से फ्यूल को नीचे की तरफ मारता है, तो रॉकेट किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। पहले फ्यूल मारेगा, एक्शन होगा, फ्यूल का तेजी से नीचे मारना, आग नीचे फेंकना, और फटाक से क्या जाता है बेटा? वो रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे को ले जाता है। ठीक है। उसके बाद जब एक बस अचानक से रुकती है ना, अचानक से रुकती है, अचानक शुरू होती है, शुरू ही लिख रखा है बेटा ये, अचानक से शुरू होती है, तब यात्रियों को पीछे को झटका लगता है, तो रॉकेट लॉन्च करना। मेरे बच्चा ध्यान रखना है, उदाहरण है न्यूटन की गति का पहला नियम जो होता है, यही होता है जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व का नियम कहते हैं। मेरे बच्चा इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी जब तक बाहरी फोर्स लगा करके उसको चलाया ना जाए। बच्चा जब अचानक से शुरू होती है ना, बस अचानक से शुरू होती है, तो यात्री पीछे को झटका लगेगा। इसका सही जवाब जो है कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। यदि ये तो हो गया भाई, अचानक से बस चलती है तो व्यक्ति पीछे के जो झुकता है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए जब बस चली हुई है, उसमें यात्री बैठे हैं और अचानक से ड्राइवर क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है तेजी से, तो मेरे दोस्तों व्यक्ति किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं? आगे, क्योंकि दोनों की गति क्या थी? तेजी से थी। परंतु भैया रेस्ट में आने की कोशिश कौन कर रही है? जब ब्रेक लगा रहा है तो गाड़ी रेस्ट में आने की कोशिश कर रही है, आपकी स्पीड उतनी होगी, और आप दाएं से किस तरफ लगने की कोशिश करोगे? आप सीट में लग जाओगे, आगे तरफ भागोगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने ये क्वेश्चंस किए, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस, बड़े शानदार क्वेश्चंस। ठीक है जी, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।